ओके, ऑल राइट एवरीवन, आ जाओ जल्दी से सारे बच्चों एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनूस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम टू सोनम मोहिनी बायोलॉजी। और मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और देखो, 10 दिन जो बचे रह गए थे वो अब उस 10 दिन का जो आज डे 2 है, इस डे 2 में मैंने आपको बताया था कल वाले सेशन में ही कि अगली क्लास जो होगी वो ह्यूमन फिजियोलॉजी की होगी, जिसमें हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे पूरा पूरा यूनिट का। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये भी बताया था कि हर एक सेशन 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होने वाला है, तो 1.5 घंटे में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की रैपिड रिवीजन कैसे संभव, कैसे है पॉसिबल, कैसे है? तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कर देती है तुम्हारी सोनम मैम। तो देखो, 1.5 घंटा अगर रुक गए ना तुम अभी से लेकर जब तक ये सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, तो मैं आप लोगों को एक चीज की अश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आप जिस भी स्टेज ऑफ रिवीजन में अभी पहुंचे हो ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी डन हो जाएगा, पूरा पूरा डन ही हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि इस रिवीजन वाले नोट्स में या इस सेशन में सारे के सारे नोट्स, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स 100% नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, सिर्फ वहां से मैं नोट्स लेकर आई हूँ, नोट्स बनाई हूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वहीं से। ठीक है, तो इसीलिए बिना ज्यादा कंफ्यूजन के शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन प्यारा सा। एंड मैं हो जाती हूँ छोटू मोटू सी, एंड लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। ठीक है। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी रैपिड रिवीजन, वाओ वाओ। चलो, तो सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है बच्चों। ब्रीदिंग क्या होती है? देखो, 1.5 घंटे में अगर तुम लोगों को 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं ना, तो रैपिड रिवीजन का मतलब, रैपिड का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से, इतनी तेजी से कि मतलब ऐसा लगे आंधी तूफान आ गया और अपने साथ साथ बहा के लेके चला गया। ठीक है, तो देखो, एक फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है फिजियोलॉजिकल ही प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये फिजियोलॉजी यूनिट में क्यों ही होता है ना। गैसेस का एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट के साथ, हमारा ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हम इनटेक करते हैं, और जो CO2 रिच एयर है वो हम एक्सपल्शन उसका करते हैं, यानी कि एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स। फिर आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में, कि बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रॉडर टर्म्स में हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये सेल्स के अंदर होता है। तो यही डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, कि ब्रीदिंग जो है वो एक समझ लो फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो एक सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के अलावा जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका आपने इनटेक करा है, जो टूट कर एनर्जी रिलीज कर सकता है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, जिसमें लास्ट में CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। ये वही CO2 है जो हम एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर होती है, एंड ये एसेंशियल है, जरूरी है ATP के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP का प्रोडक्शन होगा। चलो, फिर आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गन में गैस एक्सचेंज होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय डिफ्यूजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये इंक्लूड करता है लंग्स, मैमल्स में, फिश में गिल्स होती हैं, और इंसेक्ट्स में एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी कि एक तरह से समझ लो कि प्रॉपर डेवलप्ड
रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रिकर्सर सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ट में दिया हुआ है ना, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। जनरल बॉडी सरफेस से आपके स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स आ जाएंगे, यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। मॉइस्ट स्किन से अर्थवर्म, फ्रॉग आ जाएगा। ट्रैकियल ट्यूब में इंसेक्ट्स आ जाएंगे, याद रखना है आप लोग को। लंग्स में अगेन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट्स है। देन गिल्स हो जाएंगे फिशेस के लिए, ऑर्थ्रोपोड के लिए, मोलस्का के लिए, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड में भी जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड है सिर्फ वो। समझ में आ रही है बात? अब देखो बच्चों, तुम लोग को लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी चल रही है मैम, जल्दी नहीं चलेंगे तो 1.5 घंटे में ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। और 1.5 घंटा मैं क्यों कह रही हूँ कि 1.5 घंटे में ही हम लोग को ये फिनिश करना चाहिए या करना है, क्योंकि पूरा पूरा टाइम अगर मैं ले लूंगी ना तो तुम बाकी फिर अपना कैसे पढ़ पाओगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जाते होंगे, ऑफलाइन जाते होंगे। अभी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एकदम दबा के तुम लोग का मॉक टेस्ट पेपर चल रहा होगा, और बिल्कुल सही है। मैंने तुम लोग को पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बता रखा है कि ऐसे ही करना होता है। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो रिवीजन करेंगे, तो वो रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी बच्चों कि ये जो लास्ट मोमेंट में, ये जो लास्ट के इन 10 दिनों में आप लोग मेरा साथ दे दोगे ना, और समझ लो कि बने रहोगे मेरे चैनल पर, हर एक सेशन अटेंड करोगे रात को 10 बजे जितनी भी आती है, आपको खुद लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपकी सही हो गई, ठीक है। चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग से पहले का जितना भी पार्ट है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें पूरा लंग्स वाला पार्ट आ जाता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल कैविटी आ जाएगी, नाक के अंदर वाली जो कैविटी है, फिर फेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है, जो एक समझ लो नेजल कैविटी और लेरिंग्स के बीच का पार्ट होता है। फिर लेरिंग्स आ जाएगा विच इज द साउंड बॉक्स ऑफ द सिस्टम। देन स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं इनिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं, जो नाक के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, ये एयर को फिल्ट्रेट करने का काम फिल्टर करने का काम करते हैं, और ह्यूमिडिफिकेशन का काम करते हैं। वोकलाइजेशन फिर होती है। यहाँ पर देख लो इस चार्ट में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। नोस्ट्रल्स जो है ये ओपनिंग होती है, इसके अंदर नेजल कैविटी है। काम इसका क्या है कि ये एयर का पैसेज की तरह काम करेगा इनटू द नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी क्या चीज है, हॉलो स्पेस जो कि नाक के अंदर पाई जाती है, इसका काम है फिल्टर करना, एयर को वार्म करना, मॉइस्चन करना एयर को। देन फेरिंग्स आ जाता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द लेरिंग्स, और ये बनता है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद ये इसका काम क्या, इसका फंक्शन किया है कि इट इज अ कनेक्शन टू द सराउंडिंग रीजन। फिर आ जाते हैं हम ग्लोटिक्स में। ग्लोटिस अगेन लेरिंग्स को ओपन करने वाला एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कवर होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, और इसका काम है कि फूड जो है वो कहीं लेरिंग्स में ना चला जाए, और इसका जो फंक्शन है दैट इज एयर का पैसेज होगा इनटू द लेरिंग्स, ठीक है, फूड का नहीं एयर का। लेरिंग्स अगेन क्या है, ये भी कार्टिलेजिनस होती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि वॉइस या फिर साउंड जो आता है, प्रोड्यूस होता है हमारे गले से, वो लेरिंग्स से आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देन आ जाते हैं अब हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब आप देखोगे ना इंपॉर्टेंट चीजें, तो आ जाती है ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया जो है ये लेरिंग से ब्रोंकाई तक कनेक्ट करने वाला स्पेशल विंड पाइप है, ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती है, और इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों है सी शेप की, ताकि इसे कोलैप्स होने से बचाया जा सके, ठीक है। इसका काम है एयर को ब्रोंकाई तक पहुंचाना। ब्रोंकाई क्या चीज है, पेयर्ड फॉर्म में ट्यूब्स होती हैं जो एंटर करती हैं लंग्स के अंदर, यानी एयर जो है लंग्स के अंदर ब्रोंकाई के थ्रू एंटर करेगा। फिर आ जाता है ब्रोंकियोल्स। तो ब्रांच ट्यूब्स, जो पतली पतली ब्रांचिंग होती है ट्यूब्स की, वो ओरिजिनेट करती है ब्रोंकाई से एल्वियोलाई में, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। वो डिवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल में। बहुत सारे फाइन ब्रांचेस भी निकल जाते हैं उससे, और अकॉर्डिंग टू द मेन फाइन ब्रांच और देयर फाइन डिविजन्स। तो इसका भी काम है एयर को हर एक एल्वियोलाई तक या एल्वियोलस तक पहुंचाना। लंग्स जो कि मेजर प्राइमरी ऑर्गन है, जिसके अंदर ही ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई सब प्रेजेंट है, ये सॉफ्ट और कोन शेप का ऑर्गन होता है। इसके अंदर एल्वियोलाई होती है, रिच ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। एल्वियोलाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, किसको बोला जाता है, एल्वियोलाई को। छोटे
छोटे ग्रेप जैसे वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका साइज ग्रेप जैसा नहीं होता। जैसे अंगूर के गुच्छे आप देखते हो ना, उसी तरीके से अंदर में ब्रोंक्यूल के टर्मिनल एंड पर इसी तरीके से एल्वियोलाई का ऐसा गुच्छा सा प्रेजेंट होता है, और यही है साइट ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस करने का जगह। ठीक है, इन सबको आपको नंबरिंग करनी है। ये जो पार्ट 1 है, ये जो ये जो नंबर 1 है ये है नेजल कैविटी, ये जो नंबर 2 है अंदर जा रहा है ये है नोज। ठीक है, ये हो गया माउथ। उसके बाद नंबर 4 पे है तुम्हारा लेरिंग्स, उसके बाद लेफ्ट लंग है ये वाला। ठीक है, डायफ्राम है तुम्हारा ये वाला पार्ट, 6th वाला पार्ट। देन 7th जो है ये तुम्हारा थ्रोट है, जो तुम्हारा गला होता है। ईसोफेगस ये तुम्हारा ये विंड ईसोफेगस फूड पाइप है। ठीक है, देन ट्रैकिया है 9th पार्ट, जो यहाँ पे आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनता हुआ देख रहे हो। 10th वाला जो है ये आपका राइट लंग है, राइट लंग है। ठीक है, अब देखोगे कि ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में, तो 11 वाला पार्ट जो है वो आपका ब्रोंकाई है। 12th वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी का नेटवर्क हो गया। उसके बाद ये जो है ये वीन्स आ रहे हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, CO2 रिच वाला ब्लड लेकर आता है। आर्टीरियोल है, ठीक है, जो अच्छे वाला ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड पहुंचाता है फिर बॉडी में जाकर। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, फटाफट से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को। नाउ ह्यूमंस हैव 2 लंग्स, 2 लंग्स होते हैं हमारे, जो कि कवर्ड होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको प्लूरा बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूड होती है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूड। अब ये फ्लूड क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अगर आ रहा है तो उसे रिड्यूस कर सके। ठीक है, ताकि ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स के सरफेस से एडजेसेंट होती है, मतलब लंग्स के सरफेस के बगल में ही होती है। नाउ स्टेप्स क्या है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग या पल्मनरी वेंटिलेशन होगा, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर खींची जाएगी, और CO2 से भरा हुआ एयर जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकल जाएगा। गैसेस का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, ट्रांसपोर्टेशन होगी गैसेस की ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही ये गैसेस या तो एंटर करेंगे इनसाइड या तो बाहर जाएंगे। नाउ डिफ्यूजन जो हो रहा है O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड और ब्लड टिश्यूज होगा। देन यूटिलाइजेशन होगी ऑक्सीजन की, सेल जो है सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। मैकेनिज्म क्या है देखो फटाफट से। देखो ब्रीदिंग जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग डिफरेंट और ऑपोजिट प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले इनहेलेशन, सबसे पहले इनहेलेशन, ठीक है, इसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होगी और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही डोम शेप का होता है, तो जब बहुत सारा एयर ऐसे करके इसे पुश करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी बच्चों। ठीक है, रिब केज जो है वो एक्सपैंड करेगा, नेगेटिव प्रेशर जो है वो चेस्ट कैविटी में बनेगी, जिसके वजह से प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो बाहर से अंदर की तरफ एयर आसानी से आएगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाती है, और रिब केज वापस से अपने रेस्टिंग पोजीशन पे चला जाता है, चेस्ट कैविटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो एयर जो है वो लंग्स के बाहर निकल जाते हैं। सारी चीजें हो गई। क्या क्या इवेंट्स होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान। इंस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर इनिशिएट करता है एक स्टिमुलाई, डायफ्राम और एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ है नॉर्मल, आपको केमिस्ट्री में पता होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से मुकाबले इसका एल्वियोलाई का प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो एयर अपने आप बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अब अंदर की तरफ एयर जब आएगा तो वो तब तक आएगा जब तक एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, फिर एक्सपायरेशन के टाइम पर देखो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर टर्मिनेट हो जाती है स्टिमुलाई,
मतलब टर्मिनेट करती है स्टिमुलाई को कि अब वो सिग्नल नहीं भेजनी हम लोगों को, ठीक है। फिर डायफ्राम रिलैक्स करते हैं, इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायफ्राम यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ध्यान से देखना। थोरैसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होगी क्योंकि चेस्ट के वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर बाहर के मुकाबले ज्यादा है तो अंदर से एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। अब अंदर से एयर बाहर की तरफ जब जाएगी तो तब तक जाएगी तब तक दोनों तरफ का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्वेलर प्रेशर जब तक इक्वल नहीं हो जाता। ये देखो हरे रंग का एक बच्चा है, ज़ोंबी जैसा लग रहा है, इसका जब आप पिक्चर देखोगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि कैसे ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में। आप मान के चलो बच्चों, एक एमसीक्यू यहां से फिक्स्ड है कि आएगी ही आएगी, लिखवा के ले लो मेरे से, ठीक है। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऐसी मेजरमेंट होती है जिससे हम लंग फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या चीज है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर की जिसको हम या तो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में सांस लिया, जितना एयर बाहर गया या अंदर गया वो सब हो जाता है तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, लगभग 500 ml होता है ये। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम में ही समझ में आ रहा है, रिजर्व का मतलब है कि कितना एयर जो है हम फोर्सिबली इंस्पायर करके और ज्यादा खींच सकते हैं, कितना रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 2500 से 3000 ml हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज है? एडिशनल और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग फोर्सिबली फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हुए और ज्यादा निकाल सकते हैं, तो वो भी लगभग 1000 से 1100 ml हो गए। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, रिजर्व हो गया कि कितना हम रिजर्व में पहले से रखते हैं, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बचा रह गया एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी। हमने पूरी जान लगा के सारी सांस बाहर निकाल दी फिर भी हमारा लंग्स में थोड़ा बहुत एयर बचा रहता है, वो 1100 से 1200 ml होता है। ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो होती है ना, वो वॉल्यूम्स के ही क्यूमुलेटिव्स होती है, अलग अलग तरह के वॉल्यूम्स को ही जोड़ घटा के हम कैपेसिटीज निकालते हैं। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड हो गया तो यहाँ पर हो गया एबिलिटी की बात कि कितना किया जा सकता है, ऐसा वाला। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, ये उसकी कैपेसिटी हुई, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कि नॉर्मली इंस्पिरेशन करने के बाद, इनहेलेशन करने के बाद हम कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, अगेन टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दोगे आ जाएगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है पहले नाम से समझो। फंक्शनल यानी कितना फंक्शन करेगा, रेसिडुअल मतलब कितना बचा हुआ है, कहां पर? लंग्स में। तो कितना एयर लंग्स में बचा है नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो फंक्शनल हो सकता है हमारे लंग्स के लिए, तो ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जो होता है ना बच्चों, उसमें आप समझ लो कि रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर हम सारे वॉल्यूम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सबको आप लोग ऐड कर दोगे आ जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में हम लोग सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, चाहे वो आरवी हो, ईआरवी हो, टीवी हो, आईआरवी हो, सब, या फिर वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो, बात एक ही पड़ेगी और वो लगभग 11,000 ml तक हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। चलिए फिर आते हैं हम लोग गैसियस एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच छिड़ने वाला है महायुद्ध, और इस युद्ध में कोई हार जीत नहीं होगी। इस युद्ध में हो जाएगा कि अपनी अपनी पार्टी बदल लेते हैं, बदला बदली हो जाती है पार्टी की, बच्चों समझ में आ रही है बात। तो ये अगर करता है एल्वियोलाई में,
क्योंकि इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। हमने सांस लेकर एयर को अंदर लिया, ठीक है, उस एयर में था ऑक्सीजन, वो अब डिफ्यूज करेगा एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन से ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड स्ट्रीम फिर पूरी बॉडी में फैलेगी, जहां पर वो बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। और हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, जब हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट CO2 है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई से वो एक्सचेंज हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और हम बाहर उसे फेंक देंगे, उसे बाहर हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बच्चों, यानी कि ये जो ऑक्सीजन और CO2 के बारे में हम लोगों ने अभी अभी बात करी कि चलो ठीक है ये ऐसे आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको लेके आने का मैकेनिज्म क्या है। तो देखो भाई, कोई भी गैस हो बॉडी में, ब्लड ही उसका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनता है बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज। ऑक्सीजन बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है तीन डिफरेंट पाथवेज में, तीन तीन डिफरेंट वर्जन्स में। सबसे पहले तो CO2 प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि हेमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन बाइंड करता है, लेकिन हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के टुवर्ड्स होती है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। और तीसरा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, और मोस्टली सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन का, तो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो बचा हुआ 3% है वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छा से करवाता है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, उस टाइम के बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को छोड़ देती है। चलो, ऑक्सीजन बाइंड करेगी रिवर्सिबली विथ हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबली का मतलब है कि अगर आज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर चुकी है तो कल को हो सकता है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ भी दे, ठीक है, और फिर वो बन जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है और टेम्परेचर है, ये इस बाइंडिंग को, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। एक सिग्मोइड शेप का कर्व बन जाएगा जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जो तब बनता है जब हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऑक्सीजन का ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का ये सेचुरेशन है। तो शुरुआत में तो पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे ऑक्सीजन की बढ़ रही है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पर ये जब सैचुरेटेड हो जाता है कंप्लीटली, तो चाहे कितना भी ऑक्सीजन ज्यादा हो, ये हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो बढ़ा नहीं पाता। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही समझ लो कि क्या कहते हैं इसका डिक्रीज्ड PSO2 होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो O2 का कम होगा, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, PCO2 कम है, ठीक है, pH जो है वो बढ़ी हुई होगी। अगर pH कम है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी एफिनिटी, एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो, टेम्परेचर बढ़ गया तो, pH घट गया तो, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, यानी कि सब कुछ कम 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 होना चाहिए, तभी PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई, इट विल बी हाई, ठीक है। फैक्टर्स क्या फेवरेबल है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो टिश्यूज में PO2 का जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होना चाहिए वो कम होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, H+ आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। तभी इंश्योर होगा कि ऑक्सीजन जो है वो लोडेड है हीमोग्लोबिन में एट द लंग्स और रिलीज हो रहा है टिश्यूज में। ठीक है, देन अब ऑक्सीजन का तो हो गया बात, अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो लगभग 20 से 25% CO2 जो है वो रेड ब्लड सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और बन जाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, 70% है यानी सबसे ज्यादा, और 8 से 9% प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर। तो जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये बन रही है ना, तो वो डिपेंड कर रहा है कि वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा है। ठीक है ना, क्या क्या फैक्टर्स फेवर करेंगे CO2 की बाइंडिंग को, कि PCO2 ज्यादा होना चाहिए, PO2 लो होना चाहिए टिश्यूज में, जो कि नॉर्मल केस में होता भी है ना। क्या डिसोसिएशन में हेल्प करेगा, PCO2 कम होना चाहिए और PO2 हाई होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। CO2 बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज में और रिलीज कर देगा एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, ओनली स्मॉल अमाउंट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ओनली स्मॉल अमाउंट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कौन सी चीज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, लेकिन उसके प्रेजेंट होने की वजह से, सिंस प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट 70 to 80% वाटर ओनली, तो वो उसके साथ मिलकर क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। तो टिश्यूज में अगर हाई PCO2 है मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो CO2 डिफ्यूज होगा ब्लड के अंदर यानी RBC और प्लाज्मा में, और वो रिएक्ट करेगा जिससे जिससे क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, H+ आयंस निकल जाएंगे और H+ आयंस फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एल्वियोलाई में PCO2 रिवर्स करती है रिएक्शन को, कन्वर्ट करती है बाइकार्बोनेट आयंस को बैक टू CO2 एंड वाटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एल्वियोलाई के अंदर PCO2 कम है क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं ना। ठीक है, जिससे बाइकार्बोनेट आयन वापस से CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। CO2 फिर जो बन रही थी बाइकार्बोनेट से टिश्यूज में और ट्रांसपोर्ट हो रही थी एल्वियोलाई में, फिर वो मतलब रिलीज हो जाएगी एक्सहेलेशन के थ्रू, सांस छोड़ोगे ना उसके थ्रू। अब आ जाते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में बच्चों की, कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो ये न्यूरल और केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती है, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कैसे याद करोगे, CM याद करना, सेंटर जो है रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है, पॉन्स जो है वो ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है, CO2 के लेवल को मॉनिटर करता है, pH को मॉनिटर करता है, एडजस्ट करता है ब्रीदिंग रेट और क्या डेप्थ है। ठीक है, फिर कीमो रिसेप्टर्स जो हैं जो सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन ब्लड केमिस्ट्री, वो भी फीडबैक देती रहती है ताकि रेस्पिरेशन इफेक्टिवली हो सके। चलो, उसके बाद आ जाते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एस्मा क्या होता है, एक ऐसा लंग डिसऑर्डर है जो तब होता है जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसकी, एयरवेज की, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्वियोलाई डैमेज हो चुके हैं। एल्वियोलाई क्यों डैमेज हुए हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा उसे डैमेज किया गया है स्मोक वगैरह करके। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक ऐसा लंग डिसऑर्डर जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स के होने से होता है। एक वर्क प्लेस में जहां पर लगातार इरिटेबल पर्टिकुलेट मैटर या छोटे छोटे धूल कण ये सब जब उड़ रहे हैं, तो वो बार बार सांस लेने की वजह से लॉन्ग टर्म फिब्रोसिस हो जाती है। फिर आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।
सिस्टम में, अब देखो ध्यान से, बॉडी फ्लूइड में मेन दो फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ, जो जरूरी होते हैं ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन सही जगह पे पहुंचाएगा? ब्लड। बेसिकली ब्लड को जितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी के लिए। नहीं कहते हैं जब किसी को ललकारना हो, जब किसी को चैलेंज देना हो, तो क्या बोला जाता है? क्या हुआ, तुम डर गए क्या? तुम्हारा खून पानी हो गया क्या? मतलब अब तुम्हारे बॉडी में इतना जान नहीं बचा कि तुम कोई काम कर पाओ, क्योंकि सब कुछ ब्लड के थ्रू होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सेलुलर लेवल पे जी रहे हैं, ये टिश्यू लेवल पर जी रहे हैं, ये कैसे सारा इतना कॉम्प्लेक्स काम करेंगे? तो इनमें वाटर का सर्कुलेशन होता है बॉडी कैविटी के थ्रू, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ स्पेशलाइज फ्लूइड यूज करते हैं, ह्यूमंस स्पेशली ब्लड और लिम्फ यूज करते हैं, जो मेंटेन करता है बॉडी के होम्योस्टेसिस को, बेसिकली बॉडी के रेगुलेशन को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि सारे टिश्यूज और ऑर्गन सही तरीके से काम करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड यानी कि खून, जो कि एक स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मैट्रिक्स फ्लूइड ही होता है, लिक्विड ही होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स तैर रहे होते हैं, जो कि सेल और सेल के फ्रैगमेंट्स हैं। सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और सेल फ्रैगमेंट है प्लेटलेट। ये कंस्टिट्यूट करता है हमारी बॉडी का 7 से 8%, ठीक है। एक एवरेज एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या चीज है? ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट। स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर यानी कि लाइट येलो, लाइट येलो या पेल येलो कलर को हम स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। विस्कस यानी गाढ़ी सी फ्लूइड होती है, ये लगभग 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम कंटेन करती है। 92% प्लाज्मा जो है वो वाटर ही है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन होंगे, ठीक है, 6 से 8% प्रोटीन है। फिब्रिनोजन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन है जो कि इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का एटमॉस्फेरिक सॉरी ऑस्मोटिक बैलेंस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में काम करती है। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आयंस मतलब प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड वगैरह प्रेजेंट होती है। क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। सीरम का मतलब होता है बिना क्लॉटिंग फैक्टर का प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा तो तुम्हें पता चल गया कि सारे ब्लड के सेल्स हटा दोगे तो जो लिक्विड पार्ट होगा दैट इज प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में से भी जब आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे दैट विल बी सीरम, ठीक है। बात करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट बोले तो जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, प्लाज्मा के अलावा जो चीज प्रेजेंट है वो लगभग 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है, जो कंटेन करता है रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यू ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल हम इसे बोलते हैं आरबीसी, लगभग 5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं हेल्दी अडल्ट मेल में, ठीक है। इससे कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मेशन कहाँ होती है रेड ब्लड सेल की? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है? लंबी लंबी लॉन्ग हड्डियों के बीचों बीच का जो पार्ट होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। स्ट्रक्चर डिस्क शेप का बाइकॉनकेव प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, डिवॉइड का मतलब है न्यूक्लियस नहीं होना। इन मोस्ट मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स में, कुछ में पाए जाते भी है न्यूक्लियस, लेकिन मोस्टली नहीं पाए जाते। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेन करने वाला पिगमेंट है या प्रोटीन कह सकते हो, जो कि रेड कलर इंपार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा उसके साथ बाइंड करके, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। नाउ नॉर्मली 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जानी चाहिए। 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, 12 से कम है तो दिक्कत है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 120 दिन का। ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए आरबीसी, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है। इसका काम है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है।
ल्यूकोसाइट ऑल्सो नोन एज WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स, ये थोड़े कम इन नंबर पाए जाते हैं, 6000 से 8000 सेल पर MM³ ऑफ ब्लड। अब इसमें न्यूक्लियस होता है, कलरलेस होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता। जनरली छोटे टाइम तक ही ये जिंदा रहते हैं। दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं, पहला ग्रैनुलोसाइट, यानी इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे। अब ग्रैनुलोसाइट्स में तीन तरीके के ग्रैनुलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स विच इज 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, ठीक है। और फेगोसिटिक सेल्स होती है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। इस्नोफिल होता है 2 से 3% ऑफ टोटल WBC। इस्नोफिल का काम है इन्फेक्शन वगैरह हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, उसमें इन्वॉल्व रहना। बेसोफिल सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 1% ही होता है टोटल WBC में, सबसे कम पाए जाने वाला। लेकिन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन वगैरह सिक्रीट करके ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होकर उसे कम कर सकता है, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट, जिसमें कोई ग्रैन्यूल नहीं प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसमें दो तरीके के सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट है लगभग 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तुम्हें पता ही होगा, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट 6 से 8% होता है, ये अगेन फेगोसिटिक सेल्स है और ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। ये वाला चार्ट अच्छे तरीके से देख लेना। फिर आ जाते हैं हम प्लेटलेट्स में, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। ये कोई सेल नहीं है, ये सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। ये मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, बोन मैरो में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल सेल्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वही बन जाते हैं प्लेटलेट्स। ये लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रेजेंट होता है ब्लड के 1 MM³ ऑफ ब्लड में, ठीक है। ये अगेन सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जो कि सीधा सीधा ब्लड कोआगुलेशन के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। ब्लड क्लॉट करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का, ठीक है। अगर इनका नंबर कम हो गया, इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी और एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। जैसे डेंगू वगैरह की बीमारी में या और भी खतरनाक बीमारियों में कहते हैं ना, प्लेटलेट कम हो रहा है, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि फिर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो फिर आते हैं हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाले टॉपिक में। बच्चों ब्लड ग्रुप का टॉपिक ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि वो सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं है, वो आपके जेनेटिक्स में भी है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि वो दो दो जगह पर है और वो हम लोग वैसे भी जेनेटिक्स अलग से पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या, जहां जहां से MCQ आने के चांसेस हैं, मैं वहां वहां आपको लेकर पहुंचा दूंगी, तुम्हारा पूरा डेस्टिनी तक पहुंचा दूंगी। एक ऐसा सीरियस कंडीशन जो RH इनकम्पेटिबिलिटी के वजह से होता है मदर और बच्चे के बीच में। आपको पता है एक फैक्टर होता है जिसको रीसस फैक्टर या RH फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। जिसमें जिसमें RH वाली एंटीजन पाई जाती है RBC के सरफेस में, वो RH पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें वो एंटीजन नहीं पाई जाती वो RH नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। अगर कोई RH नेगेटिव मदर है जिसका बच्चा RH पॉजिटिव है, बच्चा कैसे RH पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फादर जो है उस बच्चे का वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माँ और बच्चे दोनों का ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट रहता है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट डिलीवरी हो रही है बच्चे की, उसमें हो सकता है डिलीवरी के दौरान मदर का जो ब्लड है, मदर का के ब्लड में थोड़ा बहुत अमाउंट बच्चे का ब्लड चला जाए, ऐसा हो सकता है। अब मदर के ब्लड में anti-RH एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो माँ का जो anti-RH एंटीबॉडी है वो लीक कर जाता है फीटस के ब्लड में, और वो फीटस की RBC को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप सोचोगे कि सेकेंड प्रेगनेंसी में लीक कैसे कर गया जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं किया। देखो, बच्चे से माँ में लीक हो सकता है, मतलब माँ से बच्चे में लीक हो सकता है, बच्चे से माँ में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेपरेटेड है प्लेसेंटा से। समझ में आ रही बात। तो फेटल होगा, वो फीटस के लिए जानलेवा होगा, बहुत सीवियर एनीमिया बच्चे को हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है बच्चे को। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई केस होता है तो anti-RH एंटीबॉडीज मदर को पहले चाइल्ड की डिलीवरी के तुरंत बाद ही दे देते हैं, ताकि anti-RH एंटीबॉडीज
जो है वो बन जाए। ठीक है, चलो, तो ये तो डायग्राम के थ्रू हो गया सब कुछ समझाना। अब ब्लड क्लॉट का जो मैकेनिज्म है, जिसको हम कास्केड प्रोसेस कहते हैं बच्चों, ये अच्छे तरीके से देख लो। यहां से भी मुझे ऐसा लगता है कि इस साल एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले कोई इंजरी हो गई, चोट लग गया। ठीक है, अब प्लेटलेट्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे, कुछ फैक्टर रिलीज करेंगे। फैक्टर रिलीज करेंगे तो थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन होगा। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिंक के सीरीज से बनता है। ठीक है, जिसमें इनएक्टिव प्लाज्मा फैक्टर्स होती हैं। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और उससे एक्टिव थ्रोम्बिन एंजाइम बन जाएगी। अब फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है। थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिनोजन क्या है? प्लाज्मा का एक प्रोटीन है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा भी है। और यही फाइबर के थ्रेड्स, फिब्रिन के थ्रेड्स जो है वो नेटवर्क बना के ब्लड सेल्स को ट्रैप करेंगे, रोकेंगे, खून बहने से रुकेगा। राइट, समझ में आ गई बात? चलिए, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फटाफट से देख लेते हैं, जिसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट का बना हुआ है। हार्ट इज द मेजर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क होती है क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की नेटवर्किंग है और ब्लड प्रेजेंट होगा। राइट, हार्ट के चेम्बर्स कितने कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, 2 अपर एट्रिया और 2 लोअर वेंट्रिकल। इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है? एक पतली सी वॉल जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रही है, डिवाइड कर रही है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है थिक मस्कुलर वॉल। इंटर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है थिक और मस्कुलर वॉल, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या चीज है? फाइब्रस टिश्यू जो सेपरेट करेगा एट्रियम और वेंट्रिकल को ऑफ द सेम साइड विथ ओपनिंग फॉर कनेक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। देन वेंट्रिकुलर वॉल क्या चीज है? जो वॉल वेंट्रिकल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और वो बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एट्रिया का रोल। क्योंकि वेंट्रिकल के वॉल्स को स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा, थिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ही पंप होता है ब्लड और वो पहुंचता है दूसरी जगह पे। तो मेजर पंपिंग के लिए वॉल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर आ जाते हैं बच्चों हम लोग कार्डियक साइकिल में। तो कार्डियक साइकिल एक ऐसा इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट है हार्ट का, जो कि साइक्लिकली रिपीट होता रहता है। साइक्लिकली रिपीट क्यों होता है? क्योंकि भाई पूरा बॉडी का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या रहा फिर? राइट, ये बनता है, ये कंसिस्ट करता है सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। कभी एट्रिया में रिलैक्सेशन होगा, कभी वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा, कभी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है फटाफट से देखिए आप सारे बच्चे। एक सेकेंड, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाती है कब? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स करता है ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स करता है वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल आएगा, यानी कि पहला फेज शुरू हो गया है कार्डियक साइकिल का। वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, एवी वाल्व्स, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वेंट्रिकल में सिस्टोल आएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, दैट इज द सेकेंड फेज। अब जब सेकेंड फेज शुरू शुरू हुई है, पहले ही हमारे जो एवी वाल्व्स थे वो क्लोज हो चुके थे, है ना, सेमी लूनार वाल्व ओपन होगा। और एक और चीज, एवी नोड एसए नोड भी बंद हो चुका होगा।
अभी तक, क्योंकि अगर एवी नोड ऐसे नोड हम बंद नहीं करेंगे तो वापस से ब्लड जो है प्रेशर की वजह से एट्रिया में चला जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना है। तो सेमिलुनार वाल्व खुलते ही ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, सेमिलुनार वाल्व क्लोज होगा वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पर, जब वेंट्रिकल रेस्ट कर रही है तब। ठीक है, और ब्लड जो है वो एट्रिया में फ्लो करेगा। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है चेम्बर्स रिलैक्स होंगे वेंट्रिकल में, फिर डायस्टोल लेट, अर्ली और लेट फेज होता है, चेम्बर सारे रिलैक्स करेंगे, ब्लड जो है वो फिल करेगी वेंट्रिकल्स को पैसिवली, आराम आराम से ब्लड जो है उसमें डलता चला जाएगा। तो ये जो कार्डियक साइकिल है ना, ये अलग अलग वेव्स में रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, पी वेव आ गया जिसमें एट्रिया रिलैक्स कर रही थी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रहे थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का डायरेक्ट कनेक्शन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन से है, लेकिन ये दोनों सेम चीज नहीं है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये स्टिमुलस से आने वाला एक्शन पोटेंशियल का कंडीशन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये मस्कुलर मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जॉइंट डायस्टोल पहले रिलैक्सेशन होगी, सारे चेम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है। अच्छा मैं ऐसे नोड, ठीक है बाय, हाँ वही हुआ ना, ठीक है। ऐसे नोड एवी नोड वो तो नोड है, नोडल टिश्यू, सॉरी वो ऐसे नोड एवी नोड वाला डिलीट करो दिमाग से। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होंगे, सेमिलुनार वाल्व जो है वो क्लोज होंगे, क्योंकि सेमिलुनार वाल्व वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां से सीधा सीधा ब्लड जो है हार्ट के बाहर निकलता है। ठीक है, ब्लड जो है वो पल्मनरी वीन से और वेना केवा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में एट्रिया के थ्रू आया, एट्रिया के थ्रू आया। ठीक है, यहाँ वेना केवा से और इधर पल्मनरी पल्मनरी वीन से आया एट्रिया में। ठीक है, ब्लड सारा आ गया। अब एट्रिया में होगा कॉन्ट्रैक्शन, अब अब उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे होगा, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक साथ। ठीक है, ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ेगा वेंट्रिकल्स में लगभग लगभग 30% तक। फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल आता है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रिया रिलैक्स करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, उसके लिए चाहिए कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, कंडक्ट हो। ठीक है, वो कहां से कंडक्ट होगा, एवी नोड से, ऐसे नोड से कंडक्ट होगा, और एवी बंडल से होते हुए बंडल ऑफ हिस जो है वो ट्रांसमिट करेगी पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में परकिंजे फाइबर के थ्रू। वेंट्रिकल के मसल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट, अब एट्रिया में होगा रिलैक्सेशन। अब उसमें रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ वो कंसाइड करेगा, मतलब दोनों एक समय पर दोनों चीजें हो रही होंगी, जिससे वेंट्रिकल का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हमें ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि हम एट्रिया में ब्लड का बैक फ्लो ना होने दें। फिर प्रेशर इंक्रीज होगी, सेमिलुनार वाल्व खुलेगा, सेमिलुनार वाल्व खुलेगा तो ब्लड जो है उसके थ्रू चला जाएगा वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी और अओर्टा में। डन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होना, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो नीचे गिरेगा। ठीक है, सेमिलुनार वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, फिर से सारी सारी चीजें वैसी वैसी होने लग जाएगी। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जो है वो फिर से पुश करेगा एट्रियल प्रेशर से, और ब्लड जो है वो फ्रीली वेंट्रिकल्स में फिर से फिल होने लग जाएंगे, और वापस से डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन का फेज आ जाएगा बच्चों। डन। चलो कार्डियक साइकिल का पैरामीटर हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 47 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, एंड अगले 40 टू 45 मिनट्स के अंदर हम लोग ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये सर्कुलेशन वाला। उसके बाद बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर तो नहीं है। हार्ट रेट क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरेशन क्या होती है, 0.8 सेकेंड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा कि कितना ब्लड वेंट्रिकल से एक बीट में पंप हुआ है, तो 70 ml जो है वो उतना पंप होता है, यानी कार्डियक आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम
को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का हार्ट रेट 72 है, किसी का 80 है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया तुम्हारा 70 ml, 70 इंटू 72 कर दो तो जितना भी आएगा लगभग लगभग तुम्हारा इतना 5 लीटर का ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पर मिनट एक हेल्दी इंडिविजुअल में। समझ में आ गई बात? नाउ हार्ट का साउंड, तो इजीली हम स्टेथोस्कोप से हार्ट का साउंड जो है वो सुन सकते हैं। पहला जो हार्ट का साउंड होता है वो होता है लब, ठीक है, वो जुड़ा होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से। जो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है ना, कब बंद होती है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब, ठीक है। फिर दूसरा हार्ट का साउंड होता है डब, जो जुड़ा हुआ होता है सेमीलुनार वाल्व के क्लोजर से। सेमीलुनार वाल्व जो है वो जब क्लोज हो जाता है तब। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? साउंड्स जो है वो डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट होते हैं हार्ट की एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। ईसीजी वेव फटाफट से देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी पी वेव, क्यूआरएस और टी डिस्कस कर लिया है तो ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। पी वेव के टाइम पर एकदम से इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हुआ और डीपोलराइजेशन हुई एट्रिया की, और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का हो रहा है, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन तुरंत क्यू के बाद तुरंत हो जाती है, जिससे सिस्टोल होता है। और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, इसीलिए क्यूआरएस इतना पीक पे चला जाता है। टी वेव, जिसमें वापस से वेंट्रिकल जो है वो नॉर्मल स्टेट यानी रीपोलराइज स्टेट में आ चुके हैं। और टी वेव का एंड जो है वो सिस्टोल, वेंट्रिकल के सिस्टोल का एंड वाला पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये एक टाइम पर दो तरीके का सर्कुलेशन करा रहा है। कैसे? दो तरीके का नहीं तो कह सकते हो कि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट से दो बार गुजर रही है, हार्ट के थ्रू दो बार गुजर रही है। ह्यूमंस में ब्लड जो है वो हार्ट से दो बार गुजरती है एक कंप्लीट साइकिल में, एक राइट साइड से और दूसरा लेफ्ट साइड से, इसीलिए हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसका पाथ क्या है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर वहां से पल्मोनरी वीन, जो ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, फिर पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स में ऑक्सीजनेशन, ये इसका फंक्शन हो गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है वेना केवा से, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर अओर्टा, एक सेकेंड, वेना केवा से नहीं, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है आपका ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, वो फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोज, फिर कैपिलरीज, टिश्यूज, विन्यूज, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में फिर क्या होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, CO2 जनरेट होगा, वो CO2 फिर वेन्यूज से वीन होते हुए, वेना केवा होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचेगा। तो बेसिकली इस वाले सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, O2 और एसेंशियल सब्सटेंस को टिश्यूज तक पहुंचाना। इट टेक्स अवे CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर एलिमिनेशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है पेयर ऑफ किडनी से, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से। ये दोनों हो गए किडनी, इन दोनों से निकलने वाली नली पतली सी पाइप जो हो गई यूरेटर, और ये जो ब्लैडर है ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहां यूरिन स्टोर रहता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनीज की। बिल्कुल राजमा की तरह रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है, जो कि हमारे लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच पाई जाती है। डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि तुम्हें लग रहा है पेट के सामने यहाँ पे साइड साइड में, नहीं, पीछे की तरफ होता है। डोर्सल सरफेस तुम्हारा क्या है? तुम्हारी पीठ है, तुम्हारा पीछे का डोर्सल सरफेस। तो एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल इनर वॉल में प्रेजेंट होता है। एक अडल्ट ह्यूमन का जो किडनी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी और 2 से 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होगा। वेट एवरेज होगा उसका 120 से 170 ग्राम, ठीक है। आउटर लेयर
टफ होती है, कैप्सुलेटेड होती है और अंदर में दो जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला डिवाइडेड है कुछ कोनिकल मासेस में। यहां से ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, ठीक है, एक स्टार बना दिया मैंने। इन कोनिकल मासेस को मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है। अब ये पिरामिड जो है वो कुछ कैलिसेस को प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो तुम्हारा मेडुलरी पिरामिड हुआ, ये कैलिसस को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये कैलिक्स हो गई उसकी। डन, ओके। कॉर्टेक्स एक्सटेंड होता है पिरामिड के बीच तक, उसी को रीनल कॉलम कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहते हैं। हर किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। अब देखेंगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आपको दिख रहा है, आपको सारी चीजें पता होंगी पहले से ही, बस हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। ग्लोमरस आपको पता ही है, उसके चारों तरफ बोमेंस कैप्सूल होता है, वो आपको पता ही है। इफरेंट आर्टीरियोल जो है, ठीक है, आफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमरस के अंदर जा रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल जो उससे बाहर निकल रहा है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये दोनों ट्यूब्यूल्स हो गए। उसके बाद तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। चलो, हर नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हो गए, एक हो गया ग्लोमुलस और एक हो गया रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमुलस एक कैपिलरीज का गुच्छा है जो कि आफरेंट आर्टेरियोल के अंदर जाने से बना है, ठीक है, जो कि रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है, आफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ब्लड जो ग्लोमुलस के अंदर गया वो कैरी अवे होगा, इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकलेगा, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो शुरुआत उसकी होगी कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, उससे चारों तरफ से ग्लोमरस को कवर कर देता है। ग्लोमरस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर बोला जाता है मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पोसिल, रीनल कॉर्पोसिल। ट्यूब्यूल कंटिन्यू होती है हमारे बोमन्स कैप्सूल से ही, और वो बनती है हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। मालफिजियन कॉर्पोसिल, पीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये लोकेटेड होते हैं कॉर्टिकल रीजन्स में। जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जो मेडुला में डिप्ट रहता है, अंदर डिप किया हुआ होता है। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स इसी लूप ऑफ हेनले के बेसिस पर। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा है तो वो बहुत ही थोड़ा सा ही मेडुला को टच करेगा बस, लेकिन अगर वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो उसका लूप ऑफ हेनले बहुत मेडुला के डीप तक चला जाएगा। तो 2 तरह के वो भी हो जाते हैं, नेफ्रॉन भी हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है 3 प्रोसेस। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद सिक्रीशन। पहले फिल्टर किया जाएगा खून को, जितनी भी गंदगी आई वो तो ठीक है, अच्छी चीजें आ गई उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे और फिर कुछ सिक्रीशन करेंगे उसका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, और प्रोसेस देखो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेंगे ब्लड को, ठीक है, उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। किडनीज लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड का पर मिनट फिल्टर करती है, जो कि हमारा ब्लड जो पंप हो रहा है ना पर मिनट, उसका 1/5 पार्ट होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड को 3 लेयर से पुश कर रहा है। एक तो एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का, फिर बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये याद कर लेना, यहां से तुम्हारा एक एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। एपिथीलियल सेल्स जो है बोमन कैप्सूल के, उसको पोडोसाइट बोला जाता है। छोटे छोटे गैप्स में वो क्रिएटेड रहते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इतना फाइन है, इतना ज्यादा कड़क है, मतलब कि लगभग सारा ही ब्लड के प्लाज्मा का कंपोनेंट प्रोटीन को छोड़कर वो वोमेन कैप्सूल के लूमेन में आ जाता है, जिसके वजह से हम इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा किडनी से 1 मिनट के अंदर, उसी को जीएफआर कहेंगे। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट
बनता है 1 मिनट में 125 ml, तो पूरे दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेट निकल जाता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा है ना। तो इतना ज्यादा तो फिर इंसान दिन भर वॉशरूम ही जाता रहेगा, पानी ही पीता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो ऐसा नहीं है। किडनीज के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे जीएफआर को रेगुलेट किया जा सके, और वो इन्वॉल्व करता है जक्स्टाग्लोमरल एपरेटस। जक्स्टाग्लोमरल एपरेटस एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है डीसीटी में और आफरेंट आर्टीरियोल में, जहां पर वो मिल रहे होते हैं आपस में। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अगर कम हो गई है तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे, जिससे फिर से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है वो रीस्टोर हो जाएगा, जीएफआर अपने नॉर्मल लेवल पर चला जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन, अगर हाई वॉल्यूम है फिल्ट्रेट का, ठीक है, तो सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होती है और 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से, जो कि हमारे हमारे ट्यूब्स में प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, वाटर, ये सारी चीजें जरूरी वाली चीजें हैं बॉडी के लिए। ये वापस से बॉडी में बैक चली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिवली अब्जॉर्ब होगा, मतलब उतना ही अब्जॉर्ब होगा जितने में कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों तरफ बराबर बराबर रहे। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अकर करता है पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, इनिशियल सेगमेंट यानी पीसीटी में। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, सोडी NaCl हो गया, H2O हो गया, न्यूट्रिएंट्स हैं, K+ है, ठीक है, अमोनिया हो गए, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन, ये सब तो तुम्हारे इसमें आ गए, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट में आ गए। लेकिन ये जो बाहर की तरफ एरो है, यानी कि ये सब बॉडी के अंदर चला गया है। समझ में आ रही है बात? वाटर जो है ये बॉडी के पास वापस से चला गया, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl जो है वो बॉडी के पास चला गया, कब? यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, कुछ आयंस हो गए, ये फिर से बॉडी के अंदर चला गया अब्सॉर्ब होकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और K+ आयन और H+ आयन का सिक्रीशन हुआ है इनके अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये ऐसे करके एरो का ये मतलब होता है। समझ में आई बात? सिक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर ट्यूबुलर सेल्स कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया फिल्ट्रेट के अंदर। और ये क्यों किया जाता है? ताकि आयनिक बैलेंस, एसिड बेसिड का बैलेंस बॉडी फ्लूइड में बना रहे, ऑस्मोलैरिटी बेसिकली मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने का? मैमल्स में कुछ एबिलिटी होती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को जनरेट करने की। ठीक है, अब ये चीज बहुत अच्छे से हो पाएगा हेनलेज लूप और वासा रेक्टा की वजह से। जो दोनों का जो फ्लो है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हेनलेज लूप और वासा रेक्टा दोनों का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से काउंटर करंट इफेक्ट आ जाती है। ब्लड जो फ्लो कर रहा है दोनों लिम्फ में ऑफ द वासा रेक्टा, वो भी काउंटर करंट पैटर्न फ्लो कर रहा है। तो समझ जाओ कि जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में जो इतना ज्यादा क्लोजनेस है और काउंटर करंट का फ्लो है, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फ्लो है, यही ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। इस ऑस्मोलैरिटी या ग्रेडियंट के वजह से ना हमारे अंदर NaCl और यूरिया का ग्रेडियंट जो है वो स्टैब्लिश हो पाता है। चलो, फिर NaCl का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप ट्रांसपोर्ट करेगा NaCl, जो एक्सचेंज होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। NaCl रिटर्न हो जाएगी इंटरस्टिशियम में बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। इसका मतलब क्या हो गया? जो हेनलेज लूप है वो सॉल्ट का एक्सचेंज कर रहा है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप से, तो सॉल्ट जो है वो वापस से इंटरस्टिशियम में ब्लड के थ्रू चली जाएगी। यूरिया का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? थोड़ा सा यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पतले वाले सेगमेंट से ट्रांसपोर्ट होके वापस से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियम में पहुंच जाता है। तो ये जो इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
है ना, जो फैसिलिटेट हो रहा है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले से, वासा रेक्टर से, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला जाता है, जो जरूरी है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, है ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। इससे एफिशिएंट पैसेज ऑफ वाटर हो पाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जिससे फिल्ट्रेट यानी यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है। ह्यूमन किडनी जो है वो यूरिन जो प्रोड्यूस करती है वो लगभग शुरुआती फिल्ट्रेट का 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अब इस वाले चैप्टर से लेकर न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, ये जो 3 चैप्टर बचे हैं उसे मैं दूसरे पार्ट में पोस्ट करूंगी। मतलब अगर अभी मैंने इसे स्टार्ट कर दिया ना तो अगेन ये 1 और घंटा लेगा और फिर वो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मेरा मोटिव है कि आपको एक टाइम पर मैं 1 से 1.5 घंटे तक के लिए ही रोक कर रखूं अपने चैनल पर। मतलब आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो किसी भी चैनल पे, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, वो आप लोग पूरा देख लो, तीनों चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, रैपिड रिवीजन कर लो। और उसके बाद जो अगला पार्ट है पार्ट 2, जिसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल है, ये तीनों चैप्टर का 1 घंटे का सेशन मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको दोनों टाइम पर दो दो कंटेंट मिलता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा पक्की हो जाएगी। ठीक है, कल सुबह 11 बजे तक ये वाला दूसरा पार्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, और हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कर लिया। 3 चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन अंडर 1 आवर, इट इज ग्रेट, इट इज ऑसम। ठीक है, तीनों चैप्टर के रिवीजन के दौरान आपको जो भी दिक्कत आई होगी या जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई होगी वो भी आप मुझे बता देना, ताकि हम अगले वाली क्लास में से कवर कर लेंगे। ओके, सो अभी का जो सेशन है ना इसे यहीं पर रोक देते हैं। रुको, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। उस पार्ट 2 के अंदर बचे हुए तीनों चैप्टर्स कवर करेंगे फटाफट से। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।